नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। ये देवभूमि जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, आसमान छूते पहाड़ और पहाड़ों के पांव तले बहती नदियां, स्वर्ग का एहसास कराते ये खूबसूरत नज़ारे, ये दिव्य भूमि है, ये उत्तराखंड है। लेकिन इसी उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं जो डेथ वैली हैं, और उन्हीं में से एक जगह आज ग्लेशियर कयामत बनकर टूटा है, जिसने न जाने कितनी जानें निगल ली हैं। जी हाँ, कंक्रीट के बने मकान वहां पर तिनकों की तरह बह गए और इंसानों का तो पता नहीं चला, न जाने कितने अभी भी गायब हैं। सवाल ये है कि देवभूमि में ये जो हुआ, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार माने? टेलीसीरीज में, आज के टेलीसीरीज में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आज हम जोशीमठ में खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, जहां ये कयामत आई है। इसका सीधा प्रसारण आपके लिए करेंगे आज की टेलीसीरीज, जिसका नाम है कयामत द फ्यूरी ऑफ नेचर, जिसमें पहला एपिसोड हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कुदरत द अल्टीमेट बॉस। दहाड़ता दरिया, उखड़ते पहाड़, चीखते भागते इंसान। जल्दी आ। ओ भाई साहब, गए। जिसके आगे किसी का जोर नहीं, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता, जिसकी आगोश में सिर्फ मौत। कयामत ऐसे ही तो होती है। गया, डायरेक्टली गया, टूट गया। भयंकर तरह से तबाही मच रही है। सब कुछ बहा ले जाती है, जिसमें बर्बाद हो गई बस्तियां। बेबस हो गए इंसान। पहाड़ों में आए बर्फीले बवंडर से शुरू हुई तबाही जब मैदान तक पहुंची तो कलेजा थर्रा गया। एक ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर बांध में गिरा, फिर बांध टूटा। बांध टूटने से आई बाढ़ से नदियां फट पड़ी। नदियों से निकला पानी पहाड़ों के बीच उमड़ा, जिसके आगे जो आया तिनके की तरह बह गया। बड़े से बड़ा पत्थर हो, बांध हो, कंक्रीट, लोहे से बने मकान हो, लोहे के बड़े बड़े खंभे हो, तूफानी पानी ने पहाड़ का सीना चीर दिया। हाहाकारी लहरों ने कई मंजिला इमारतों को लील लिया। मटमैला दरिया मौत बनकर बहा। जिसमें न जाने कितनी जिंदगियां तहस नहस हो गईं। कुदरत के जिस कहर से मची तबाही का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसकी दिल दहलाने वाली खौफनाक तस्वीरें सिहरन पैदा कर देंगी। ये डरावना शोर खौफ भर देगा। देवभूमि के जल तांडव की तस्वीरें सिलसिलेवार ढंग से देखी। इस समय जो यहाँ पे है, पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा और अलकनंदा की जल धाराएं जहां मिलती हैं, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं।
विष्णुप्रयाग पर धौली गंगा की धाराओं में हिमालय का बर्फीला पहाड़ टूट कर गिरा, जिससे नदी में बाढ़ आ गई। ग्लेशियर के धड़ाम होने के बाद पहाड़ों में पानी का गुबार घाटी में दिखाई देने लगा। धौली गंगा में ग्लेशियर गिरने के बाद उफान आया, नदी का पानी बेकाबू हो गया। विष्णुप्रयाग की डरावनी तस्वीरें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगी। जैसे जैसे ये दरिया मैदान की तरफ बढ़ा, मंजर भयावह होने लगा। विष्णुप्रयाग से चली सुनामी तपोवन पहुंचते पहुंचते मटमैली हो गई। बहाव और तेज हो गया। काला डरावना सैलाब देखिए। पानी के प्रहार से चकनाचूर होते पहाड़ देखिए। धरती पर दौड़ता दरिया सब कुछ निगल गया। तपोवन पर बने पावर प्रोजेक्ट के बैराज तक सैलाब पहुंचा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तबाही का वो रूट देखिए जहां से गुजरा जलदैत्य। जोशीमठ शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे विष्णुप्रयाग है। विष्णुप्रयाग पर बद्रीनाथ के रास्ते से अलकनंदा नदी आती है। इसी जगह के पास रैनी गांव से धौली गंगा की धारा बहती है। दोनों नदियों का संगम विष्णुप्रयाग पर होता है। जहां दो नदियों के जलधाराओं के बीच आकर गिरे ग्लेशियर से जल विस्फोट हुआ, ऐसी हाहाकारी बाढ़ आई जिससे देवभूमि की कई सहायक नदियों में उफान आ गया। तबाही का सायरन जब तक बजता तब तक बाढ़ की विनाश लीला शुरू हो गई। रैनी से लेकर श्रीनगर तक अलकनंदा के किनारे बसे लोगों के लिए चेतावनी जारी करनी पड़ी। नदी के तटवर्ती क्षेत्र में गए हैं, सबको सूचित करके बुलाइए। अचानक आए सैलाब में रैनी का मुख्य मोटर मार्ग बह गया, जिससे 10 गांवों का संपर्क टूट गया। रैनी से जोशीमठ के बीच धौली गंगा पर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तपोवन परियोजना का बैराज तबाह हो गया। बैराज के आसपास बने मकान बाढ़ में बह गए। कुदरत के कहर के बीच उत्तराखंड से दिल्ली तक हाई अलर्ट हो गया। राज्य और केंद्र की सरकारें एक्टिव हो गई। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मुसीबत टली है या नहीं, नुकसान कितना हुआ है, देवभूमि में आया संकट कितना बड़ा है, इसका सस्पेंस अभी भी बरकरार है। चमोली आपदा में ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया, जबकि धौली गंगा पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया। उत्तराखंड की नदियों ने जब तबाही मचानी शुरू की, तब उस वक्त इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर काफी मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से कुछ ने जान बचाने के लिए एक टनल में शरण ली और कुछ खुशकिस्मत निकले। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुछ को बचा लिया गया, लेकिन आखिर इस बाढ़ ने कितनों को बंधक बनाया, कितने अभी भी लापता हैं, ये जानने के लिए अब देखिए ये एपिसोड बांध डैम ऑफ डूम।
मौत मुकर्रर हो तो किसी भी शक्ल में आती है। जोशीमठ में रविवार की सुबह सैलाब बनकर आई, जिसकी विनाश लीला ने सबकी रूह कपा दी। चमोली में ग्लेशियर बम फटने के बाद नदियों में ऐसा उबाल आया जिसे काबू करना किसी के बस में नहीं था। नदियों की जलधारा मोड़ने वाले बांध एक झटके में तबाह हो गए। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर दहाड़ता दरिया जब धमका तो उसकी गरज थर्रा देने वाली थी। मंदिर तो नहीं डूबे? हाँ? मंदिर? ग्लेशियर की ताकत से धौली गंगा दहाड़ मारकर आगे बढ़ रही थी। रैनी गांव से निकली जल सुनामी जैसे ही ऋषि गंगा डैम से टकराई, कुदरत की विनाश लीला चश्मदीदों के मोबाइल कैमरों में कैद होने लगी। ऋषि गंगा बांध के ध्वस्त होते ही जल प्रलय का अगला शिकार तपोवन बैराज बना। विनाश लीला जब बैराज से टकराई, ये उसी वक्त की तस्वीरें थी। बैराज पर पानी का बवंडर देखकर लोगों में दहशत फैल गई। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से वो ताल टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। तपोवन बैराज से पानी का पूरा पहाड़ आगे बढ़ रहा था। जल दैत्य को साक्षात देखकर लोग सहम उठे। बैराज के खंभे पानी की ताकत से ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मंजर बेहद खौफनाक था। मदद की कोई आस नहीं थी। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली, यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है। भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है, पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से ऊपर तबाही मच रही है। बड़े जोशीमठ में सभी लोगों की जान पर बन आई थी। एहतियातन पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद मोर्चा संभाला। तबाही की एंट्री के वक्त कॉपर डैम में करीब 200 मजदूर काम कर रहे थे, जबकि तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट में 50 लोग मौजूद थे। चट्टानों को चीरकर, नदियों को फाड़कर जिस सैलाब ने तबाही मचाई, उसके आगे इंसानों की क्या बिसात। बाढ़ से बचने के लिए कुछ मजदूरों ने तपोवन बैराज के करीब एक सुरंग में शरण ली। सुरंग में फंसे 16 मजदूरों को बचाने का ऑपरेशन रेस्क्यू टीम ने शॉर्ट नोटिस पर शुरू कर दिया। आईटीबीपी के जांबाज देवदूतों ने उफनते दरिया के बीच से 16 जिंदगियों को सुरक्षित निकाल लिया। उत्तराखंड आपदा की पल पल की अपडेट ले रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी हौसले की मिसाल दी। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है।
सब कुछ मटियामेट करने वाली बाढ़ में सेना को सरहद तक पहुंचाने वाला एक पुल बह गया, जिसे दोबारा बनाने के लिए 200 आईटीबीपी के जवान जोशीमठ में मोर्चा ले चुके हैं। पानी है वो काफी ज्यादा नीचे अलकनंदा की तरफ बढ़ा, जिससे अलकनंदा में भी पानी में काफी ज्यादा इजाफा हो गया और पानी जो है वो देर रात तक हरिद्वार तक आने की बात है। इस वक्त हम हरिद्वार में खड़े हैं, जो वाटर लेवल आपको दिख रहा है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि रात तक ये जो वाटर लेवल है ये काफी ज्यादा ऊंचा पहुंच जाएगा। जोशीमठ हादसा कुदरत से खिलवाड़ का नतीजा बताया जा रहा है। नदियों को बांधने की कीमत इंसानों को चुकानी पड़ रही है। उत्तराखंड की 5 बड़ी बिजली परियोजनाएं नदियों को बांधकर चल रही हैं। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, टिहरी परियोजना, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, धौली गंगा परियोजना, पंचेश्वर बांध परियोजना। इनके साथ छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स की भरमार है। किस नदी को बांधकर कितनी बिजली बनाई जा रही है वो भी जाने। मनेरी भाली परियोजना, भागीरथी 90 मेगावाट उत्तरकाशी। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, अलकनंदा 330 मेगावाट श्रीनगर। पथरी परियोजना, गंगा नहर 20 मेगावाट हरिद्वार। खटीमा परियोजना, शारदा 41 मेगावाट उधम सिंह नगर। छिबरो परियोजना, टोंस 240 मेगावाट देहरादून। रामगंगा परियोजना, रामगंगा 198 मेगावाट पौड़ी। टनकपुर परियोजना, शारदा 120 मेगावाट चंपावत। पहाड़ों को चीरकर नदियों पर बांध प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब दोहन क्या जोशीमठ जैसी आपदाओं को न्योता नहीं दे रही है? नदियों के उफान से ज्यादा खतरनाक उनके सूख जाने को खतरनाक माना जाता है। इन जीवन दायिनी जलधाराओं की एक एक बूंद प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है, लेकिन जब इन जलधाराओं को मोड़ा जाता है, बांधा जाता है, तब इंसान जल संकट से घिर जाता है। जोशीमठ हादसे से सबक लेने में देर करना खतरे को दावत देना है। हालांकि जब कुदरत का कहर देखने को मिलता है, तब कुछ देवदूत भी सामने आते हैं। इस विकराल कहर का गवाह बनने वालों को टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए, चश्मदीद द विटनेस ऑफ कर्स। जिस दरिया की दहाड़ ने झकझोर दिए पहाड़, जिन हाहाकारी लहरों ने ली कई जिंदगियां। धौली गंगा के जिस भंवर में भरभरा कर चट्टान जैसा बैराज बह गया, उस दिल दहलाने वाले सैलाब के गुजर जाने के बाद भी सैकड़ों जिंदगियां मौत के मुंह में फंसी हैं। जिस सुरंग से 16 लोगों को निकाला गया, उसमें कई और मजदूरों के फंसे होने की उम्मीद है। टनल के भीतर की तस्वीरें खौफनाक हैं। आईटीबीपी के जवानों ने जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो सुरंग कीचड़ से भरी थी। सुरंग में घुसने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मजदूर सुरंग के किस छोर में फंसे हैं, कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं था। पहले सुरंग का मुहाना तलाशा गया। दलदल में सुरंग का मुहाना मिला तो उसमें घुसना भी मौत को दावत देने जैसा था। जवानों ने रस्सियों के सहारे मजदूरों का रेस्क्यू शुरू किया। एक एक जिंदगी बचाने के लिए जान दांव पर लगानी पड़ी। मुहाना दिख रहा है, ये लास्ट हम इस पट्टी से वापस आ गए, यहाँ तक हमने खोल दिया था, अब इससे आगे बिल्कुल टनल बंद है। मौत के मुंह से वापस लौटे मजदूरों की हालत देखी। कीचड़ से सने निढाल, आंख, नाक, कान, मुंह तक में कीचड़ भरा था। अंधेरी दलदली सुरंग में फंसे मजदूरों की सांसें उखड़ने लगी थी। टनल से बाहर निकलने के बाद रेस्क्यू टीम ने सभी मजदूरों का इलाज शुरू किया। ऑक्सीजन दी गई, तब जाकर जान में जान आई। कई अब भी इतने घायल हैं कि उन्हें आईटीबीपी के जवानों ने कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। सबके सिर से खतरा टल गया, लेकिन सब इन जैसे खुशकिस्मत नहीं। कई अब भी तपोवन टनल में फंसे हैं। बीच सुरंग में रास्ता बंद है, जिसके पार सैकड़ों लोगों की सांसें अटकी हैं।
तपोवन में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट से 176 मजदूरों के लापता होने की जानकारी मिली। आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इंडियन आर्मी और तमाम अन्य इकाइयाँ कार्य कर रही हैं और हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। उद्देश्य है कि कम से कम जान माल की हानि हो और जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। उत्तराखंड में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है। सेना लगी है, नौसैनिक लगे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, हेलीकॉप्टर है, मालवाहक विमान, मार्कोस कमांडो ने मोर्चा संभाल रखा है। त्रासदी से निपटने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि जिसे कुदरत का कहर माना जा रहा है, उस तबाही के पीछे बड़ी साजिश का शक जताने वाले भी हैं। बीइंग लोपा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि 2013 में भी चीन की साजिश थी। शाहीन बाग और खालिस्तान अराजकता भी उसी ने फैलाई है। कोरोना से विश्व को रुला रखा है। आज चमोली में ग्लेशियर टूटना भी उसी कड़ी में है। इस मैसेज के साथ लोपामुद्रा ने अपना ही मैसेज रिट्वीट किया, जिसमें सवाल उठाए हैं कि इतनी ठंड में ग्लेशियर टूटना, चीन कुछ भी कर सकता है। मोहम्मद दिलशाद नाम के ट्विटर हैंडल से इस विषय को मजाक बनाकर लिखा गया कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर उत्तराखंड के ग्लेशियर तबाह की। इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। दरअसल ये ट्वीट देवव्रत शर्मा नाम के एक हैंडलर के ट्वीट के सवाल के जवाब में किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, उत्तराखंड में आज ग्लेशियर फटने से हो रही तबाही के पीछे क्या चीन ने हमारे देश के ऊपर वाटर बम का हमला किया है? इसकी जांच होनी चाहिए। नदी फट गई है, पूरा कोई तार फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। ट्विटर हैंडल रमेश मौर्य ने लिखा, ग्लेशियर इस मौसम में तो कभी नहीं टूटा। हाँ, चीन की साजिश हो तो कह नहीं सकता। चीन को लेकर चंद्राश्मी नाम के हैंडल में भी शंका जाहिर की गई, जिसमें लिखा है कि इतनी ठंड में ग्लेशियर टूटना, चीन कुछ भी कर सकता है। हालांकि ये तमाम दावे ट्विटर यूजर्स ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से किए और इसके पीछे वजह यह है, जहां हादसा हुआ वो इलाका तिब्बत से लगा हुआ है, जिस पर चीन ने कब्जा किया है। हो सकता है इन दावों में सच्चाई भी हो, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। तो क्या वैज्ञानिक जांच के बाद तबाही की वजहों तक पहुंचा जा सकता है? जो एक्सेसिव रेनफॉल होता है, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलता है, अगर उसी रीजन में कैचमेंट एरिया में बहुत ज्यादा बारिश क्लाउड बर्स्ट से आ गया सडनली, then that water also can cause devastation, and ये तो स्लोप रीजन में और ज्यादा devastation कर सकता है, उसका नुकसान पहुंचा सकता है। कल्पनाओं की उड़ान कुदरत के कहर को बयां करने के लिए काफी नहीं। हकीकत वो फरिश्ते ही जानते हैं जो दूसरों के लिए जान की बाजी लगाते हैं। कहते हैं कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये फौलादी जाबाज राहत और बचाव के नाम पर सीधे कुदरत के कहर से सीधा साक्षात्कार करते हैं और आपदा के सामने अंगद बनकर खड़े हो जाते हैं। मौत भी इनकी हिम्मत देखकर रास्ता बदल देती है। उत्तराखंड की त्रासदी को रेस्क्यू के जवानों ने बहुत हद तक कम कर दिया। इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मौत से सीधा साक्षात्कार करते हुए लोगों की जान को बचाया है। आखिर कौन है ये देवदूत जो होनी को टालने का भी हुनर रखते हैं? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए फरिश्ते बियॉन्ड द ब्रेवरी। जब महाविनाश दस्तक देता है, जब प्रलय का ट्रेलर लाइव दिखता है, जब मौत का कोहराम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। तब भगवान के बाद जो मुसीबत के मारों के लिए सबसे पहले पहुंचता है
वो हैं ये फरिश्ते। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की खबर मिलते ही जांबाजों की पलटन आपदा स्थल की ओर कूच कर गई, मौत के तांडव को रोकने के लिए। और अपनी जान की फिक्र किए बगैर ये फरिश्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। राज्य राहत आपदा प्रबंधन यानी एसडीआरएफ, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी एनडीआरएफ, इनके जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जान झोंक दी। इनकी दिलेरी देखकर चमोली के उन लोगों में भी हिम्मत आ गई जिन्हें लग रहा था कि ये पूरी जगह डूब जाएगी। कुदरत की तबाही के बीच खबर आई कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 150 से अधिक मजदूर और कर्मचारी लापता हैं। फिर खबर आई अलकनंदा के आसपास के इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। फिर पता चला कि तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट भी तबाह हो गया है। चमोली से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार तक हड़कंप मच गया। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। संकट की इस घड़ी में जरूरत थी इंसानी क्षमता से कहीं ज्यादा प्रयास करने की, और इन फरिश्तों के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये चुनौती स्वीकार की। अमित शाह ने डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की। आईटीबीपी की राफ्टिंग टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया। एनडीआरएफ की कई टीमों को दिल्ली से एयरलिफ्ट करके सीधे उत्तराखंड भेजा गया। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत कठिन होता है। लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना रहता है। यहाँ राहत और बचाव कार्य भी अपने आप में पहाड़ से बड़ा चैलेंज होता है, और इन हालात में दूसरों की जान बचाने का जज्बा ही इंसान को इंसान से फरिश्ता बनाता है। टनल में से लगभग 12 लोगों को निकाला। 3 की हालत थोड़ी सी खराब थी, वो अनकॉन्शियस स्टेट में हमने निकाले वहाँ से। उनको ऑक्सीजन और फर्स्ट एड देने के बाद आईटीबीपी के जवानों ने स्ट्रेचर पर उनको नियरेस्ट हेड तक पहुँचाया है, और अभी हॉस्पिटल में उनकी स्थिति स्टेबल है। दोपहर का समय है, किसी प्रकार का कोई भगदड़ न मचे। दोपहर बाद जब कुदरत के बवंडर का अनुमान लगाया गया, तब सेना को भी इस मिशन में उतारने का फैसला लिया गया। आइए एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना बड़ा है। सेना के 600 जवान, आईटीबीपी के 200 जवान, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, आर्मी की 2 मेडिकल टीम, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की टीम, एयरफोर्स की टीम, MI-17 हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर और AN-32 एयरक्राफ्ट को इस रेस्क्यू मिशन में लगाया गया है। साल 2013 में जब उत्तराखंड ने सबसे बड़ी तबाही झेली थी, तब रेस्क्यू के लिए इंडियन आर्मी की सेंट्रल कमांड ने मोर्चा संभाला था और शुरू किया था ऑपरेशन सूर्या होप। यह ऑपरेशन गंगा प्रहार का फॉलोअप था। इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन राहत शुरू किया और इस नामुमकिन रेस्क्यू को मुमकिन बनाने में मदद की थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एनडीआरएफ और आईटीबीपी। आज उत्तराखंड एक बार फिर कुदरत के कोप का शिकार बना है, और आज एक बार फिर सुरक्षा बलों के जवानों के साथ रेस्क्यू टीम जी जान से लोगों को बचाने में जुट गई है। विनाश के बीच अभी कई ऐसी हकीकत सामने आएंगी जो इन फरिश्तों की बहादुरी की गवाही देंगी। साल 2015 में नॉर्वे की एक फिल्म आई थी, दी वेव। ये फिल्म
ग्लेशियर बर्स्टिंग और एवलांचे से होने वाले प्रलय की कल्पना पर बनाई गई थी। इस फिल्म में बताया गया था कि जब ग्लेशियर टूटेंगे तो 260 फीट ऊंची लहरें उठेंगी जो सब कुछ तबाह कर देंगी। तो सवाल यह है कि क्या ग्लेशियर टूटने से इतनी बड़ी तबाही हो सकती है? क्या ये बर्फीले पहाड़ ही पृथ्वी के अंत का क्लाइमैक्स लिखेंगे? और जिस तरह बाढ़ ने हड़प्पा सभ्यता का अंत कर दिया था, क्या हमारा अंत भी उसी तरह हो जाएगा? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए ग्लेशियर द कॉज ऑफ कैटास्ट्रोफे। बर्फ के पहाड़ जैसे टुकड़े जब कयामत के दूत बनकर कुछ ऐसे टूटते हैं तो तबाही कंफर्म होती है। कई सालों से जमा बर्फ जब टूटती है या फिर पिघलती है तो विनाश की ऐसी ही तस्वीर आती है। जमीन कांपती है, सैलाब आता है और फिर उठती है सुनामी। उत्तराखंड की वर्तमान त्रासदी की जड़ ग्लेशियर टूटना ही है। तपोवन में ग्लेशियर टूटा, बेहिसाब पानी जमा हुआ, इसकी वजह से धौली गंगा नदी में सैलाब आया और यही सैलाब तबाही का कारण बना। तो क्या ग्लेशियर टूटने से प्रलय आ सकती है? क्या ग्लेशियर के पिघलने से एक पूरा शहर डूब सकता है? ये सब जानने से पहले समझिए कि ग्लेशियर होता क्या है। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े जो अपने वजन और ग्रेविटी की वजह से लगातार चलते रहते हैं, उन्हें ही ग्लेशियर कहा जाता है। ये ग्लेशियर पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर चलते हैं और इन्हीं से जो पानी निकलता है वो आगे चलकर नदी में बदलता है। नदियों का जन्म इन्हीं ग्लेशियर से होता है। लगातार बर्फबारी से कई बार ऐसा भी होता है कि पहाड़ों पर नदी और झील जम जाती है और ये ग्लेशियर उस झील या नदी के बहाव को रोक देते हैं। ये बैरियर ग्लेशियर के फटने की वजह से बन जाता है। चिंता की बात यह है कि भारत में संकट का ग्लेशियर सिर्फ चमोली में नहीं है। नवंबर 2020 में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट और हीडलबर्ग सेंटर फॉर द एनवायरनमेंट की रिसर्च में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। खुलासा ये कि लद्दाख के ग्लेशियर और बर्फ की झीलों को ग्लोबल वार्मिंग ने इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब ये 2013 की केदारनाथ त्रासदी से बड़े विनाश की वजह बन सकते हैं। इसका मतलब है कि हिमालय के निचले इलाके यानी भारत का उत्तरी हिस्सा डेंजर जोन में। नदी में बिजली भी बनानी है, डेवलपमेंट में आपको कहते हैं वो करना है, तो अब सवाल ये उठता है कि उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप नदी में एनक्रोचमेंट करेंगे तो वहाँ जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो उनको नुकसान जाहिर है पहुँचेगा ही।
तो ये ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट भी चाहिए हमको, बट डेवलपमेंट विद लीस्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए, और साथ में जो खतरे वाले इलाके हैं और फ्लड प्लेन्स हैं उनमें कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होनी चाहिए। पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने के अलावा मौत की एक और पहचान है अवलांच। पहाड़ी चोटियों पर जब ज्यादा बर्फ जम जाती है तो बर्फ की परतें खिसक कर तेजी से नीचे की ओर बहने लगती हैं। इसे ही एवलांच कहते हैं। जो कुछ भी रास्ते में आता है उसे बर्फ का तूफान निगल लेता है। हर साल एवलांच में हिंदुस्तान के वीर जवान भी अपनी जान गंवा देते हैं। कुदरत का कहर इंसान की ताकत का मजाक बना देती है। इकतीस मई 1970 को पेरू के एनकाश शहर पर सबसे भीषण एवलांच अटैक हुआ। इसमें 22,000 लोगों की मौत हो गई थी। 13 दिसंबर 1916 को वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इटली के माउंट मर्मोलाडा पर एवलांच आया और तकरीबन 10,000 सैनिकों की जान ले गया। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक गायरी सेक्टर पर एवलांच का कहर टूटा, जिसमें 140 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। पहाड़ों पर जीवन एक चुनौती है। यहां लैंडस्लाइड का खतरा है, ग्लेशियर फटने का खतरा है और एवलांच का भी खतरा है। कुदरत कभी बताकर प्रहार नहीं करती, इसलिए पहाड़ की गोद को मौत का साया भी माना जाता है। साल 2006 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक की एक किताब आई थी, द रिवेंज ऑफ गिया। गिया एक यूनानी देवी का नाम है और माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। अपनी इस किताब में लवलॉक ने बताया है कि जिस तरह से इंसान पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है, जिस तरह से इसका दोहन कर रहा है, पृथ्वी इसका प्रतिशोध लेगी और तब इंसान ये ग्रह छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर भाग जाएगा। तो क्या वो वक्त करीब आ रहा है? क्या वाकई अब जेम्स लवलॉक का लिखा सच होने जा रहा है? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए दखल, रिटेलिएशन ऑफ नेचर। तेरह नवंबर 1970 को ईस्ट पाकिस्तान में भोला साइक्लोन आया। 5 लाख लोगों की मौत हो गई। छब्बीस दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी उठी। 2,27,000 लोग मारे गए। बारह जनवरी 2010 को हैती में महाविध्वंसक भूकंप आया। 3,16,000 लोग मारे गए। साल 2011 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में 50 सालों की सबसे भीषण आग लगी। 1,70,000 एकड़ जमीन राख में बदल गई। महाविनाश की जगहें अलग अलग थीं, लेकिन इन सब के पीछे वजह एक ही थी, कुदरत। कभी सूखा, कभी सैलाब, कभी आग, कभी भूकंप तो कभी ग्लेशियर का टूटना। मौत और तबाही का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन गुस्सा कुदरत का ही होता है। और ये गुस्सा यूं ही नहीं है। इंसानों ने तरक्की के नाम पर प्रकृति को बेहिसाब जख्म दिए और ये जख्म आपदा बनकर हम पर टूट रहे हैं। होमो सेपियंस कहलाने वाले हम इंसानों को 2 पैरों पर खड़े होने से लेकर आज तक 2 लाख साल हो चुके हैं, लेकिन बीती 3 शताब्दियों में हमने कुदरत का कबाड़ा कर दिया। माना जाता है कि साल 1804 में पृथ्वी की आबादी 1 बिलियन यानी 100 करोड़ को पार कर गई
और आज दुनिया की आबादी लगभग 770 करोड़ है। अनुमान है कि साल 21 तक इंसानों की आबादी 11 बिलियन यानी 11 अरब के कांटे को ब्रेक कर देगी। इन 300 सालों में इंसानों ने खूब तरक्की की, लेकिन इसकी कीमत कई जीव जंतुओं को चुकानी पड़ी। जानवर, पक्षी और पौधों की कई स्पीशीज गायब हो गई और इन सब की वजह थी औद्योगिक क्रांति के नाम पर जंगलों का सफाया। देवभूमि उत्तराखंड पर बार बार कुदरत का कहर टूट रहा है, तो क्या इसके पीछे भी इंसान का दोष है? जवाब है हां। पावर प्लांट और हाइड्रो प्रोजेक्ट में ब्लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने से, पहाड़ों में सुरंग खोदने से और नदियों के बहाव को बांध बनाकर रोकने से हम आपदा को खुला निमंत्रण देते हैं। पहाड़ों पर हिंदुस्तान को नए विकास के मॉडल की जरूरत है। हम ये भूल जाते हैं कि हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये साउथ एशिया की जल मीनार है। यहाँ के जल, जंगल और जमीन के साथ बहुत संभल कर पेश आना चाहिए, वरना पूरा उत्तर भारत इसका खामियाजा भुगतेगा। – 2001 का गुजरात भूकंप, 2004 की हिंद महासागर सुनामी और 2013 की केदारनाथ त्रासदी, तीनों ही बार कुदरत ने यह मैसेज दिया कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। 2013 की केदारनाथ त्रासदी तो बहुत ही भयानक थी। लैंडस्लाइड, सैलाब और जलजले ने तबाही के वो निशान छोड़े जो आज भी सिहरन पैदा करते हैं। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए केदारनाथ, डिड वी लर्न एनीथिंग? वो 16 जून की रात थी। 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने महाविनाश की नींव रखी और बादल फटने की घटना ने आपदा निश्चित कर दी। चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघलने से मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई और पहाड़ों से सब कुछ बहा ले जाने वाला सैलाब उमड़ गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई मीटर ऊंची लहरें काल बनकर तबाही मचाने लगी। इन लहरों में बड़ी चट्टानें भी थीं। जो कुछ भी इस सैलाब के सामने आया मिट गया, शिवाय शिव शंकर के। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब ने सबसे ज्यादा तबाही झेली। 18 जून को जब बारिश रुकी, मौसम साफ हुआ, तब तक केदारनाथ कब्रिस्तान में बदल चुका था। लाशों के ऊपर लाशें बिछी थी। मंजर इतना भयावह था कि देखने वाले कांप गए। केदारनाथ धाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव रामबाड़ा का नामो निशान मिट गया। पूरा केदारनाथ धाम मलबे से पट गया। 5700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अभी चमोली की आपदा में हुए नुकसान का आकलन नहीं हुआ है, लेकिन जिसने भी 7 फरवरी 2021 की सुबह चमोली से सैलाब के वीडियो देखे, उसे 2013 की आपदा याद आने लगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।